गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा सेल बायोलॉजी का 15 नंबर पार्ट स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर का नाम है साइटोस्केलेटन। साइटो वर्ड में पहले ही बता चुका हूं, सेल के लिए डिराइव्ड किया गया है, यानी सेल का स्केलेटन। जैसे हमारे जिस्म का एक स्केलेटन है, एक ढांचा है ना, जो हमारे जिस्म को सीधा खड़ा रखता है, हमारी मूवमेंट में मदद करता है। क्लियर है बात? उसी तरीके से सेल का भी अपना एक स्केलेटन है, सेल का भी अपना एक ढांचा है, जिसकी वजह से सेल का शेप जो होता है वो मेंटेन रखता है। आइए इसी के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले यहां पर दोस्तों मैंने लिखा है एक साइंटिस्ट का नाम, कोल्टजॉफ नाम करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1928 के अंदर सबसे पहले साइटोस्केलेटन के बारे में स्टडी की और दुनिया को बताया कि सेल का अपना एक स्केलेटन है, एक ढांचा है। फिर उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने इस कोल्टजॉफ नाम के साइंटिस्ट की स्टडी का और फर्दर एलिवेशन किया और इन्होंने इस साइटोस्केलेटन की स्टडी को कंफर्म करके बताया 1977 के अंदर। क्लियर है बात? नेक्स्ट डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कहती है, यहां पर मैंने लिखा है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ फिलामेंट एंड ट्यूब्यूल्स विच रन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी सेल का जो कोशिका द्रव्य है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो फिलामेंट की फॉर्म में है और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है। फिलामेंट्स कहते हैं धागों को और ट्यूब्यूल्स कहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पाइप, है ना। यानी कुछ चीजें पाइप के जैसी हैं तो कुछ चीजें थ्रेड लाइक यानी धागे के समान कुछ चीजें स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर की वजह से सेल का एक फ्रेम बनता है, एक ढांचा बनता है। जैसे हमारे जिस्म का एक ढांचा है हड्डियों का बना हुआ। क्लियर है बात? उसी तरीके से सेल के ढांचे को बनाने के लिए कुछ फाइबर्स, कुछ थ्रेड्स, कुछ धागे समान स्ट्रक्चर्स और कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, होलो यानी खोखली, है ना, जैसे पाइप एक खोखला होता है, उसी तरीके से कुछ ट्यूब्यूल्स पड़ी रहती हैं जो सेल के शेप को बनाने का या उसके स्केलेटन को बनाने का काम करती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। यहां पर देखें मैंने लिखा है, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ रिजिड मटेरियल, यानी सेल के साइटोप्लाज्म को मेंटेन या सेल के शेप को मेंटेन रखने वाला स्केलेटन। दोस्तों हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था राइबोसोम के बारे में। तो साइटोस्केलेटन भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, याद रखिएगा, है ना। साइटोस्केलेटन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। यहां पर मैंने लिखा है, देखें, साइटोस्केलेटन का ये फीचर है कि उसके चारों तरफ किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों तरह की सेल के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, है ना। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल का भी अपना एक शेप है, एक साइज है, उसके अंदर भी मूवमेंट्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस है, जिनको करने के लिए साइटोस्केलेटन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी साइटोस्केलेटन का होना प्लांट सेल के लिए भी जरूरी है और एनिमल सेल के लिए भी इसका होना जरूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने यहां पर आपको मेंशन करवाई हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन में हमने पहले ही बात की है डेफिनेशन के अंदर कि ये एक प्रोटीन से बना हुआ जाल है, एक नेटवर्क है। तो साइटोस्केलेटन को बनाने का काम कौन करती है? प्रोटीन्स करती हैं। इसको हम आसान लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बना हुआ एक ढांचा है। जैसे हमारे जिस्म के ढांचे को बनाने का काम हड्डियां करती हैं, बोन्स करती हैं, उसी तरीके से सेल के स्केलेटन को बनाने का काम कौन करती है? प्रोटीन करती है। यहां पर देखें प्रोटीन के नाम लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन, एक्टिन नाम की प्रोटीन, मायोसिन नाम की प्रोटीन, ट्रॉपमायोसिन नाम की प्रोटीन और केराटिन नाम की प्रोटीन। ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की कुछ स्पेशल प्रोटीन है। इन्हीं प्रोटीन के मिलने से क्या बनता है? सेल का स्केलेटन बनता है। नेक्स्ट अगला स्टेप आता है इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, हमने डेफिनेशन के अंदर भी बात की है। एक तो होता है फिलामेंट्स और दूसरे होती हैं ट्यूब्स। वही मैंने यहां पर लिखा है कि स्ट्रक्चर जो होती है वो इसकी दो फॉर्म के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले फिलामेंट की फॉर्म में, फिलामेंट कहते हैं धागे के समान स्ट्रक्चर्स,
क्लियर। तो यहां पर लिखा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ धागे समान स्ट्रक्चर्स पड़ी रहती हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाने का काम करती हैं। और वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन, कोई एक्टिन प्रोटीन, कोई मायोसिन प्रोटीन, कोई टॉप मायोसिन प्रोटीन और कोई केराटिन प्रोटीन। तो पहली फॉर्म कौन सी होती है? फिलामेंट की फॉर्म, यानी धागे समान। और दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी ट्यूब्यूल्स कहते हैं जैसे पाइप। पाइप जैसे आपने देखा होगा अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। उसी तरीके से इस साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, जो अंदर से क्या होती हैं? खोखली होती हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो अंदर से क्या हो? खोखली हो। तो इस तरीके से साइटोस्केलेटन को बनाने के लिए दो तरह की फॉर्म्स साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। इस टॉपिक का जो मेन सेगमेंट है उसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजन है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो साइटोस्केलेटन का मतलब आप समझ चुके कि सेल का ढांचा, सेल का स्केलेटन। तो सेल का स्केलेटन बनाने के लिए तीन तरह की स्ट्रक्चर्स काम आती हैं। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 इंटरमीडिएट फिलामेंट और नंबर 3 माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो कहते हैं छोटे को, मैक्रो कहते हैं बड़े को, लघु और दीर्घ। और ट्यूब्यूल्स का आप मतलब समझ ही चुके हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से क्या हो? खोखली हो। और ये कैसी है? बहुत छोटी छोटी हैं, माइक्रो हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, है ना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स की। ऑलराइट, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बनी होती हैं। हमने पहले ही कहा है कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने वाली एक स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। नाम आपको याद रखना होगा। क्लियर है बात? और दूसरी बात भी हम बहुत बार कर चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होंगे वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे, यानी ये अंदर से क्या होंगे? खोखले होंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है कि इन तीनों में से ये सबसे क्या है? मोटे हैं, यानी इनका जो साइज है वो थोड़ा क्या है? मोटा है। और साइज कितना है इनका? 25 नैनोमीटर। ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। पहली बात, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। दूसरी बात, ये ट्यूब की शक्ल के होते हैं, यानी अंदर से खोखले पाइप के समान होते हैं। और तीसरी बात, इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मोटे होते हैं, थिकेस्ट होते हैं। आइए इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर देखें, प्रोटीन का नाम लिखा है अल्फा ट्यूबुलिन, और दूसरी प्रोटीन है ट्यूबुलिन का बीटा रूप, है ना, यानी प्रोटीन एक ही है, उसके दो अलग अलग रूप हैं। एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है अल्फा ट्यूबुलिन और ब्लैक कलर के अंदर लिखा है बीटा ट्यूबुलिन। ये एक ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन के दो अलग अलग क्या है? रूप है। क्लियर? जब ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, ये दोनों मोनोमर, मोनोमर कहते हैं सिंगल को। क्लियर? जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इस तरह से देखें यहां पर एक ग्रीन और एक ब्लैक, ये दोनों ट्यूबुलिन आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर गए? जुड़ गए। और जुड़ करके इन्होंने मोनोमर से क्या बना दिया? डायमर बना दिया, है ना। डायमर का मतलब जिसमें दो प्रोटीन के जो है मॉलिक्यूल आपस में क्या कर गए? जुड़ गए। तो मोनोमर से क्या बन गए? ये डायमर बन गए। क्लियर? अब इसकी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, यानी एक लंबा सा धागा। यानी ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन एक के बाद एक क्या करते चले गए? जुड़ते चले गए। जैसे ट्रेन के डब्बे एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी सी क्या बन जाती है? चेन बन जाती है। जैसे हमने माला देखी होगी, माला, तो माला में जिस तरह से मिलके आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते चले जाते हैं? जुड़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार से अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते चले गए? जुड़ते चले गए। और डायमर से क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। पॉलीमर कहते हैं बहुलक को। बहुलक कहते हैं जिसमें एक ही चीज के बहुत सारे पार्ट्स आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। क्लियर बात? तो यहां पर ट्यूबुलिन के बहुत सारे पार्ट्स आपस में, मॉलिक्यूल आपस में क्या कर गए? जुड़ गए। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे, बहुलक कहेंगे। हम कहेंगे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बहुलक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमर है। क्लियर? और इस पॉलीमर को एक स्पेशल नाम दे दिया प्रोटोफिलामेंट, है ना। फिलामेंट क्यों कहा? बिकॉज ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड किसको बोलते हैं? धागे के समान एक लंबी सी क्या बन गई? चेन बन गई, स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब ये एक चेन बनी है, इस तरह की टोटल कितनी चेन बनेगी? 13 चेन बनेगी। कितनी चेन बनेगी दोस्तों? 13 चेन।
और ये 13 चेन एक ट्यूब की शक्ल के अंदर अरेंज्ड हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए ये एक चेन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चेन है ना, इसके पीछे ये पूरी की पूरी श्रृंखला ये मैं बना रहा हूं, क्लियर। और ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन, ये चौथी चेन, ये पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह से टोटल कितने जुड़ जाएंगे, यानी ये इस तरह की स्ट्रक्चर टोटल कितनी जुड़ेंगी, 13 स्ट्रक्चर जुड़ेंगी। तब जाकर के एक पाइप के जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। बात समझ पा रहे हैं आप? एक पाइप की जैसी क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी, जो अंदर से क्या होगी, खोखली। यहां पर देखिए मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि ये एक स्ट्रक्चर बनी है 13 पॉलीमर से मिलकर के। कितने पॉलीमर है यहां पर, 13 पॉलीमर से मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनी, जो अंदर से क्या है, खोखली है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल। और इसका साइज क्या होगा, 25 नैनोमीटर के आसपास। क्लियर है बात? तो सबसे पहले मोनोमर बना, फिर डायमर बना, डायमर के बाद में पॉलीमर बना, और बहुत सारे पॉलीमर यानी लगभग 13 पॉलीमर जब आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए तो उन्हीं पॉलीमर के मिलने से क्या बन गया, एक माइक्रोट्यूब्यूल बन गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन इसका क्या है कि ये सेंट्रियोल को बनाने में मदद करता है। सेंट्रियोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पार्ट नंबर 16, देखना ना भूलिएगा। सेंट्रियोल को बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स काम आते हैं। हम वहां पर बात करेंगे सेंट्रियोल के अंदर कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बनी होती है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल बहुत सारे पॉलीमर या प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। ऑलराइट, बात क्लियर है आपको? एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 कम से कम क्या है, इस तरह के प्रोटोफिलामेंट लगे हुए हैं। क्लियर बात? ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, और इस तरह के बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेंट्रियोल बनेगा, तारककाय बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सीलिया और फ्लैजिला, इनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि सीलिया क्या होता है और फ्लैजिला क्या होता है। यहां पर इतनी सी बात याद रखिए कि सीलिया और फ्लैजिला ये सेल की मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बाल के समान ये सेल के ऊपर पाई जाने वाली एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, जो सेल की मूवमेंट में क्या करती है, मदद करती है। बेसल बॉडीज के बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है सेंट्रियोल को बनाना, सीलिया को बनाना, फ्लैजिला को बनाना और बेसल बॉडीज को बनाना। जब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तब हम वहां पर कहेंगे कि ये सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी होती हैं। अब आपको वहां पर यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलकर बना होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, इसका साइज क्या होता है, और इसमें कौन सी प्रोटीन किस तरह से पॉलीमर बना करके माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट दूसरा आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट नाम से पता चल रहा होगा आपको, ये फिलामेंट है, एक धागे के समान स्ट्रक्चर है, मगर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है ना, यानी ये ना तो ट्यूब्यूल्स के जैसी है और ना ही पूरी की पूरी फिलामेंट्स की जैसी है, बल्कि एक बीच की स्ट्रक्चर है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो केराटिन प्रोटीन से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, केराटिन नाम की प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर है बात? और किस फॉर्म में पाई जाती है, फिलामेंट की फॉर्म में, यानी धागे के समान स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है बात? इसका डायमीटर जो होता है वो ना तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जैसा है और ना ही माइक्रोफिलामेंट के जैसा पतला है, बल्कि इसके बीच की स्ट्रक्चर है। हमने लिखा है डायमीटर इन बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच का, यानी 10 नैनोमीटर। कितना होता है, 10 नैनोमीटर। आइए बात करते हैं। यहां पर देखिए एक रोड शेप मैंने प्रोटीन बनाई है ग्रीन कलर के अंदर, है ना, और प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है भैया, केराटिन प्रोटीन। तो रोड शेप प्रोटीन होती है, और ये रोड शेप प्रोटीन जब अपनी दूसरी प्रोटीन के साथ मिलती है तो ये एक से क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, यानी मोनोमर से क्या बन गया, डायमर बन गया, यानी एक प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या कर गए, जुड़ गए, और इस डायमर से फिर यहां पर क्या बन जाएगा, पॉलीमर। जिस तरह से यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके पॉलीमर बना रहे थे, उसी तरीके से यहां पर ये रोड शेप यानी छड़ी समान जो प्रोटीन है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इस तरीके से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं, और कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनका फंक्शन ये है कि ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, यानी सेल का शेप फॉर एग्जांपल अगर गोल है तो उस शेप को गोल बनाए रखने का काम किसका होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है। क्लियर? नेक्स्ट,
प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, यानी सेल को संरचनात्मक सपोर्ट देना। संरचनात्मक सपोर्ट देने का मतलब यह है कि सेल कहीं से पिचक ना जाए, कहीं से मुरझा ना जाए, सेल को किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, सेल पर किसी तरीके से बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना पड़े, है ना। सेल की शेप को मेंटेन रखना, है ना। सेल अगर गोल है तो उसको गोल बनाए रखना, सेल अगर किसी और दूसरी शक्ल में है तो उसकी उस पर्टिकुलर शक्ल को मेंटेन रखना, ये किसका काम होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है। यहां पर देखें दोस्तों, मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट के 4 क्लास के बारे में बात की है। 4 क्लास का मतलब इसके 4 अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केराटिन है ना, केराटिन पाया जाता है हमारे एपिथेलियम पर। एपिथेलियम का मतलब यानी जो सरफेस का हमारा टिश्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाल है, नाखून है ना, इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। क्लियर बात? और केराटिन प्रोटीन एक क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम करती है, जो सेल के शेप को, सेल को क्या करती है? सपोर्ट देने का काम करती है। इसी तरीके से बाइमेंटिन नाम की एक प्रोटीन है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कहां पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। क्लियर? जिसको हम उपकला ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक प्रोटीन का नाम लिखा है मैंने, न्यूरोफिलामेंट। ये भी एक तरह की इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जो कहां पाया जाता है? नर्व सेल के अंदर, यानी हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं उन सेल के अंदर जो इंटरमीडिएट प्रोटीन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, उसका नाम क्या है? न्यूरोफिलामेंट। इसी तरीके से लेमिन्स, लेमिन्स कहां पाई जाती है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और ये क्या है? ये भी एक तरह की इंटरमीडिएट फिलामेंट है। यानी ये चारों इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं जो अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं? पाए जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये था हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। तो अब तक हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। लास्ट हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो का मतलब छोटा और फिलामेंट्स का मतलब धागे के समान स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा कि माइक्रोफिलामेंट्स को बनाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन प्रोटीन। क्या नाम है इसका? एक्टिन प्रोटीन। ये किस फॉर्म में पाया जाता है? फिलामेंट की फॉर्म में पाया जाता है, यानी धागे के समान स्ट्रक्चर है। और ये इन तीनों के अंदर सबसे पतली है। देखिए यहां पर मैंने लिखा थिनेस्ट, 7 नैनोमीटर इसका साइज होता है। क्लियर है बात? इसकी मोटाई टोटल कितनी है? 7 नैनोमीटर। यहां पर देखें, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ग्रीन कलर के अंदर इस एक्टिन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाया है, जिसको हम क्या कहेंगे? मोनोमर। क्या कहेंगे दोस्तों? मोनोमर, है ना। यानी सिंगल फॉर्म के अंदर प्रोटीन पड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? एक्टिन, जो क्या कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट्स को बनाने का काम करता है। अब यही एक्टिन प्रोटीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या कर गए? जुड़ गए, और उन्होंने मोनोमर से क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया। पॉलीमर कहते हैं बहुलक को। और इस पॉलीमर से बहुत सारी इस तरह की फिलामेंट्स बन गई। ये एक फिलामेंट है दोस्तों, ये एक क्या बना? फिलामेंट बना, यानी एक धागा बना। अब इस तरह के बहुत सारे क्या बनेंगे? धागे बनेंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे। जैसे आपने डीएनए को देखा है, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पर क्या कर जाती हैं? लिपट जाती हैं। उसी तरीके से ये फिलामेंट भी एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं? लिपट करके एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर बात? इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। क्लियर? फंक्शन की बात करें, फंक्शन के अंदर इसका काम यह है कि यह साइक्लोसिस करवाता है। क्या करवाता है? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब ये होता है कि माइक्रोफिलामेंट्स सेल के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, यानी जो सेल का साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म जो मूवमेंट कर रहा है, और उसकी मूवमेंट की वजह से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मूवमेंट होती है ना। एक सेल ऑर्गेनेल्स दूसरे सेल ऑर्गेनेल से कम्युनिकेशन करता है। क्लियर बात? है ना। तो ये सारा का सारा काम करवाने में मदद कौन करता है? माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। अगर माइक्रोफिलामेंट सही नहीं है तो सेल के साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और सेल के साइटोप्लाज्म की मूवमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट, हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारी जो मसल्स होती हैं, है ना, जैसे ये मसल्स है ना, तो मसल्स आप पढ़ेंगे, जब मसल्स का हम टिश्यू पढ़ेंगे, ये सारी बातें किसमें आएंगी? टिश्यूज के टॉपिक के अंदर। तो जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पर बात करेंगे कि मसल्स जो होती हैं वो फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है? फिलामेंट्स से बनी होती है। और उन फिलामेंट्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? और इसके साथ एक प्रोटीन और होती है, उसका नाम होता है मायोसिन। यहां पर देखें हमने लिखा है मायोसिन।
ये लिखा मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। तो मसल्स के अंदर ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट्स बनाने का काम करते हैं, और ये माइक्रोफिलामेंट्स मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा यह हाथ एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, क्योंकि यहां की जो मसल्स है, बाइसेप्स मसल्स, ये अभी क्या है, रिलैक्स है। इसके सभी के सभी फाइबर्स क्या है, रिलैक्स हैं। अब अगर मैं इस हाथ को मोड़ना चाहता हूं, तो ये हाथ की जो मूवमेंट हो रही है ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज यहां की मसल्स के जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और उन माइक्रोफिलामेंट्स की जो एक्टिन और मायोसिन की मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी ये सिकुड़ रही हैं। और इनके सिकुड़ने की वजह से ये मसल्स क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, और इस मसल्स के सिकुड़ने की वजह से ये हाथ भी क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। क्लियर बात? क्योंकि ये मसल्स एक साइड से तो यहां से जुड़ती है, दूसरी साइड से यहां से इस हाथ पर जुड़ती है, इस हाथ पर। क्लियर बात? तो जब ये सिकुड़ेगी तो इस हाथ को अपनी तरफ क्या करेगी, ये खींचने का काम करेगी। ऑलराइट, ये हम और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम मसल्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम की क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट, सेल को डिवीजन करवाना है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सेल बायोलॉजी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है सेल का डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अब इस एक सेल से हमें दो सेल बनानी है ना। तो सबसे पहले सेल अपने क्या करती है, ढांचे के अंदर तब्दीली लाती है इस तरीके से, यानी इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, बिकॉज इनके अंदर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। इनके अंदर सिकुड़ने और फैलने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इनके फैलने और सिकुड़ने की पावर की वजह से सेल के सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, और सेल की सेल मेम्ब्रेन के सिकुड़ने की वजह से ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, और फाइनली ये सेल क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी। इसलिए ये सेल डिवीजन के अंदर भी सेल को दो पार्ट्स के अंदर मदद करती हैं बांटने में, ताकि सेल इजीली एक से क्या हो जाए, दो हो जाए। क्योंकि हमारे शरीर का एक कंसेप्ट है कि सेल पुरानी जब हो जाती है तो उसे हटा दिया जाता है, और उस पुरानी सेल से फिर क्या बना दी जाती है, दो नई सेल बना दी जाती है। ऑलराइट, क्लियर बात। लास्ट आता है सेल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कहते हैं फैलने को। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये कोई सेल है, और इस सेल ने फैल करके अपनी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना ली, है ना, उंगलियों के समान स्ट्रक्चर बना ली। इन उंगलियों के समान सेल पर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को हम माइक्रोविल्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोविल्लाई। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, विल्लाई का मतलब बाल जैसे स्ट्रक्चर, है ना। तो माइक्रोविल्लाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी मुट्ठी बंद है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, लेकिन अगर ये मुट्ठी इस तरह से खुल जाए, है ना, इस तरह से, तो अब ये सरफेस एरिया को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर बात? अभी मेरे हाथ ऐसे हैं, अगर मैं इन हाथों को इस तरह से फैला दूं तो ये सरफेस एरिया क्या कर गया, मेरा बढ़ गया, है ना, यानी अब मैं ज्यादा एरिया को क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। उसी तरीके से सेल के ऊपर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं। सेल अपने आप को एक्सटेंड करवा देती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को फैला देती है, और उन्हीं एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविल्लाई कहते हैं। और माइक्रोविल्लाई का काम यह है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना। ये कहां पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में ये सरफेस एरिया को बढ़ाकर ये क्या करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, ज्यादा डाइजेशन करवाते हैं, और इजीली डाइजेशन होने की वजह से खाना आसानी से क्या हो जाता है, हजम हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइटोस्केलेटन के बारे में, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।